तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केज एक्सप्लेन पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारा हीरो आचेन आधी रात को गेस्ट रूम में सोने की जिद करता है। अब देखते हैं कि उस रात मास्टर बेडरूम से भागने के बाद ये याकयान उसे अतीत का कौन सा ऐसा खौफनाक सच बताती है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जब मैंने जे याकयान से कहा कि मैं गेस्ट रूम में ही सोऊंगा और भागूंगा नहीं, तो उसने मुझे बहुत ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर और पतला लग रहा था। मैंने जय याकियान से पूछा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती और हमारे बीच सिर्फ एक समझौता हुआ था, तो फिर तुमने मुझे इस तरह जंजीर से बांधने पर जोर क्यों दिया? मुझे पता है कि इन 6 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मेरी खोई हुई यादों से जुड़ा है। जय याकियान ने एक गहरी सांस ली और वो सच बताया जिसे सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। वह बोली, हमारी शादी से पहले तुम उस युआन त्यान के प्यार में इस कदर पागल थे कि तुमने खुद को एक जिंदा लाश बना लिया था। हमारी शादी के बाद मैंने तुम्हें पूरी आजादी दी थी, लेकिन जब तुमने उसे शादी के बाद पहली बार देखा तो तुम घर आए और तलाक के लिए 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। वह आगे बोली, मैं तुम्हारी इस जिद से सहमत नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोका। यहां तक कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने छुपकर बॉडीगार्ड भी भेजे थे। लेकिन अगली बार जब तुम लौटे तो तुम अपने ही दरवाजे पर बैठकर रो रहे थे और कह रहे थे कि युआन त्यान तियान अपने अमीर मंगेतर से सगाई कर रही है। जे याकियान की आवाज में उस पुरानी धोखेबाज लड़की के लिए गुस्सा था। उसने कहा, वह लड़की तुम्हें फंसाकर जे ग्रुप के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चुरा रही थी। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए तुम्हारा और मेरा दोनों का इस्तेमाल किया। उसने तुमसे शादी का वादा भी नहीं निभाया और अपनी सगाई भी नहीं तोड़ी। और तुम उसके लिए इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने अपनी कलाई काट ली और नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। वो मुझे देखते हुए बोली, हद तो तब हो गई जब उस लड़की के बचपन के प्यार को किडनी की जरूरत थी और तुम उसके लिए अपनी किडनी दान करने को तैयार हो गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें समय पर रोक लिया और घर में बंद कर दिया, वरना आज तुम सिर्फ कमजोर नहीं होते बल्कि तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचती। उसी दिन के बाद से मैंने दिन में तुम पर नजर रखने के लिए बॉडीगार्ड लगाए और रात में तुम्हें अपने साथ बांधकर सुलाने लगी ताकि तुम फिर से कोई आत्मघाती कदम ना उठा सको। यह सब सुनकर मेरा चेहरा अजीब हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या इस कहानी के लेखक के दिमाग में कोई खराबी है? मैं इतना बड़ा आशिक और बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? खैर, अब तो मैं सब कुछ भूल चुका था, इसलिए मैंने अपना बचाव करते हुए कहा, अच्छा, जो भी हो, अब तो मैं वो सब भूल चुका हूं ना। यिजके याकियान ने कहा, तुम्हें अचानक वो सब बातें याद ना आईं और तुम फिर से मरने की नाटक ना करो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मास्टर बेडरूम में ही सोना होगा। मैं इतने सालों की उसकी वफादारी और फिक्र देखकर अंदर से पिघल गया। भले ही उसकी जुबान थोड़ी कड़वी थी, लेकिन वह मेरे लिए एक सच्चे परिवार जैसी थी। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, चलो, वैसे भी मुझे अब खुद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने मुझे वापस बेडरूम में ले जाकर बहुत ही आराम से जंजीर से बांध दिया और खुद बिस्तर के दूसरी तरफ चुपचाप सो गई। बिस्तर बहुत आरामदायक था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। दोस्तों, कहानी में असली धमाका तो अगली सुबह होता है, जब नायक के दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। अगली सुबह जब जे याकियान सोकर उठी तो उसकी लोहे की जंजीर की खनक से मेरी आंख खुल गई। मैंने तकिए में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, आज सुबह मेरी कोई क्लास नहीं है, क्या मैं थोड़ी देर और नहीं सो सकता? जे याकियान ने हैरान होकर कहा, वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। तुम्हें यह भी याद है कि आज सुबह तुम्हारी कॉलेज की क्लास नहीं है? मैं बिस्तर पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। 6 साल पहले की बातें मुझे कल की तरह याद थीं, लेकिन बीच के 6 साल गायब थे। यह कोई आम भूलने की बीमारी नहीं थी। तभी मेरे दिमाग में एक साइंस फिक्शन जैसा विचार आया कि कहीं मैं टाइम ट्रैवल करके भविष्य में तो नहीं आ गया। मैं नाश्ता करने नीचे गया। मैंने खुद से कहा कि आज मैं कम खाऊंगा ताकि कल की तरह दोबारा हॉस्पिटल न जाना पड़े। जे याकियान काम पर चली गई और मैं वापस कंबल ओढ़कर लेट गया। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजी, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं डर के मारे कांप गया और कंबल हटाकर चिल्लाया, कौन है? इस कमरे में कौन है? वह आवाज दोबारा आई, हेलो आचैन, मैं कमरे में नहीं हूं, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया।
मुझे लगा कि शायद मुझे सिजोफ्रेनिया या कोई दिमागी बीमारी हो गई है और मैं पागल हो रहा हूं। मैं नंगे पैर चिल्लाते हुए नीचे की तरफ भागा ताकि उस डरावनी आवाज से पीछा छुड़ा सकूं। डाइनिंग रूम में जे याकियान नाश्ता कर रही थी। मेरी चीख सुनकर उसने बर्तन फेंके और मेरी तरफ भागी। मैं उससे टकरा गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे अपने दिमाग में एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या मैं सच में पागल हो गया हूं? जे याकियान ने मुझे उलझन से देखा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। क्या तुम बहरे हो गए हो जो खुद ही कुछ भी सोच रहे हो? मैंने छिड़कर कहा, तुम्हारे कान बहुत तेज हैं पर तुम बहरी हो। उसने मेरी हालत देखकर कहा, तुम्हारी याददाश्त चली गई है और अब तुम्हें अजीब आवाजें आ रही हैं। हम अभी के अभी दोबारा हॉस्पिटल चलेंगे। तभी वह आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंजी, होस्ट डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं और ना ही तुम पागल हुए हो। मैं सिस्टम 0137 हूं। सिस्टम का नाम सुनते ही मेरा दिमाग एक बिल्कुल नई दिशा में घूम गया। सिस्टम ने शांत आवाज में कहा, मुझे कल ही आपसे मिलना था, लेकिन हेडक्वार्टर में एक जरूरी मीटिंग की वजह से देरी हो गई। आप दूसरों के सामने मेरा जिक्र नहीं कर सकते, वरना वो कमेंट्स अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप बाथरूम में जाकर अकेले में बात कर सकते हैं, ताकि बाहर के लोग आपको पागल ना समझें। मैंने जे याकियान से बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस सुबह उठकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था और मेरा दिमाग उलझा हुआ था। चलो नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां नायक को इस दुनिया का सबसे बड़ा राज पता चलता है। नाश्ते के बाद ये याकियान ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। उसी समय घर का एक मैनेजर रोते हुए अंदर आया और मेरे पैरों में गिर गया। वह बोला, दामाद जी, प्लीज मैडम से कहकर मेरी नौकरी बचा लीजिए। मेरे 2 बेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर मेरी नौकरी गई तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी बॉडीगार्ड ने आकर सच बताया। असल में वह मैनेजर युआन तियान का जासूस था। युआन तियान ने जैसे ही अपना नया नंबर बदला था, इस मैनेजर ने तुरंत वह नंबर उसे दे दिया था ताकि वह मुझसे दोबारा संपर्क कर सके। यह सुनते ही मेरी सारी हमदर्दी खत्म हो गई। अपने मालिक को धोखा देने वाला इंसान किसी टाइम बम जैसा होता है। मैंने कड़क आवाज में कहा, तुम जैसे धोखेबाज को यह घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें एम्प्लॉय कोड तोड़ने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है। जब बॉडीगार्ड ने यह सारी बात जे याकियान को बताई तो उसका गुस्सा शांत हो गया और उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश अचेन की यह याददाश्त कभी वापस ना आए और वह हमेशा ऐसे ही उसके साथ खुशी से रहे। मैं वापस बेडरूम में गया और अपने दिमाग में सिस्टम से बात करने लगा। मैंने कहा, सुनो 0137, क्या तुम अपना नाम बदल सकते हो? ये किसी टिकआउट कोड जैसा लगता है। और अपना ये रोबोट जैसा ठंडा अंदाज बदलो। थोड़ा दोस्ताना तरीके से बात करो। सिस्टम ने हंसते हुए अपनी आवाज बदली और कहा, ठीक है होस्ट, मैं मेल लीड डिपार्टमेंट से हूं और मेरा काम तुम्हारी जिंदगी को बचाना है। मैंने पूछा, मुझे किससे खतरा है? जय याकियान से या उस युआन तियान से? और वैसे भी मुझे पता है कि यह दुनिया एक उपन्यास है। सिस्टम हैरान होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं। मैंने कहा, मुझे सब कुछ हवा में तैरते कमेंट्स से पता चला है। सिस्टम ने माफी मांगते हुए कहा, ओहो, वह असल में मेरी गलती थी। कल मीटिंग में जाने से पहले मुझसे गलती से कमेंट्स वाला फीचर ऑन रह गया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं इस कहानी का प्यार में पागल हीरो हूं। जय याकियान विलेन है और युआन तियान एक धोखेबाज लड़की है। सिस्टम ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा, खुद को ऐसा मत कहो, हीरो को मजबूत होना चाहिए। पिछले जन्म में जब विलेन पत्नी जियो याकियान पूरी तरह बुरी हो गई थी तो उसने युआन तियान को मार दिया था और तुम्हारी कब्र पर जाकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। उस समय सारे मेन कैरेक्टर्स मर गए थे और दुनिया फिर से रीस्टार्ट हुई है। इस बार भी विलेन पत्नी की हरकतें अजीब हो रही हैं। यह सुनकर मैं चौंक गया। क्या? मैं पिछले जन्म में मर गया था? अगर मैं हीरो हूं तो मैं क्यों मरा? अगली बार मरने से पहले मैं उस धोखेबाज लड़की को अपने साथ लेकर मरूंगा। सिस्टम ने मुझे शांत करते हुए कहा, होस्ट शांत हो जाओ। हमारा मकसद तुम्हें एक हैप्पी एंडिंग देना है। पुराने घिसे पिटे तरीके अब बदल चुके हैं। अब तुम अपनी मर्जी से अपनी कहानी का अंत चुन सकते हो। तुम चाहो तो इस विलन पत्नी को चुन सकते हो या अकेले रहने का रास्ता भी चुन सकते हो। मैंने कहा, मुझे सबका साथ और एक खुशहाल परिवार चाहिए।
मैं आज से तुम्हारा नाम रियूनियन रखता हूँ। रियूनियन ने कहा, ठीक है होस्ट, अब से हमारा मकसद सिर्फ तुम्हारी खुशी है। मैं इस परेशान करने वाले कमेंट्स वाले फीचर को अभी बंद कर देता हूँ। तुम्हें बस इस कहानी को पूरा करना है और हर स्टेज पर तुम्हें नए रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसका आखिरी बम्पर प्राइज है अपने पार्टनर के साथ बूढ़ा होना। मैंने पूछा, और अगर मेरे पार्टनर ने मुझे फिर से धोखा दिया? तो सिस्टम ने कहा, तुम उसे कभी भी बदल सकते हो। हमारा सिस्टम हमेशा सिर्फ हीरो को ही प्राथमिकता देगा। मैंने आखिरी सवाल पूछा, मैं 2 दिन पहले कॉलेज में था और आज मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। ऐसा टाइम गैप क्यों हुआ? सिस्टम ने झेंपते हुए कहा, असल में जब मैं तुम्हें 6 साल पहले के समय में ले जा रहा था, तब हेडक्वार्टर के नेटवर्क में लैग आ गया और मुझे अपग्रेड होने में देरी हो गई। हेडक्वार्टर का एक दिन इस दुनिया के 1 साल के बराबर होता है। मैं तुम्हें शादी के समय पर लाना चाहता था, लेकिन नेटवर्क की खराबी के कारण हम सीधे 4 साल आगे यानी आज के समय में पहुंच गए। ये सुनकर मैंने अपना सिर पीट लिया और कहा, तुम तो बड़े अनरिलायबल निकले। मैं अभी कॉलेज का स्टूडेंट हूं और तुम मुझे सीधे यहां ले आए और तुम खुद को एक सिस्टम कहते हो, लेकिन तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने आखिर ऐसा क्या अपग्रेड किया है? सिस्टम ने धीरे से कहा, असल में मैं एक ऐसा सिस्टम हूं जिसने इसी साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया है और तुम मेरे पहले होस्ट हो। मैंने चिल्लाकर कहा, क्या तुम खुद अभी नए हो? क्या तुम वाकई भरोसे के लायक हो? अब तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगा है। सिस्टम ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, होस्ट मुझ पर भरोसा रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस दुनिया में बहुत खुश रहोगे। मैंने उससे पूछा, इस दुनिया ने अचानक अपने 6 साल खो दिए, तो क्या उन 6 सालों में मैं यहां मौजूद था? सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ, इस दुनिया में तुम थे और यह दुनिया अभी भी इस नॉवेल की कहानी को ही फॉलो कर रही थी। जब तुम यहां होश में नहीं थे, तब ये 6 साल दुनिया का एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम चला रहा था, जिसे आमतौर पर ऑटोमेटिक कंट्रोल कहा जाता है। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, चूंकि इस दुनिया को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर मेरे यहां होने का क्या मतलब है? लॉजिकली देखा जाए तो इस नॉवेल की कहानी ये है कि मैं भी इसी रास्ते पर चलूंगा और ऑटोमेटिक कंट्रोल भी इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करेगा। तो फिर मुझ में और उस ऑटोमेटिक प्रोग्राम में क्या फर्क है? और वैसे भी उन 6 सालों में इस किरदार ने जो भी किया, वह मेरी अपनी पर्सनैलिटी से बहुत अलग है। मैं वैसा बेवकूफ़ी भरा काम कभी नहीं कर सकता। सिस्टम ने समझाया, होस्ट फर्क यही है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल वाले शरीर को कोई दर्द महसूस नहीं होता। उसके पास कोई इमोशन और कोई विचार नहीं होते। वह बस एक कठपुतली की तरह स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। लेकिन अब तुम्हारे पास विचार हैं। तुम असली आचेन हो। मैंने गुस्से में कहा, वह जो भी था मैं नहीं था। बिल्कुल मैं नहीं था। कोई और मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा था और मैं किसी और के इशारों पर जी रहा था। स्क्रिप्ट का वह आचेन मुझसे बिल्कुल अलग है। मैं उसके सोचने का तरीका कभी नहीं समझ सकता। उसने जो भी बेवकूफियां की, मैं उन्हें कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं हर बार इतना बड़ा गधा नहीं बन सकता। सिस्टम ने कहा, होस्ट तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। प्लॉट से बंधा हुआ वह इंसान असली तुम नहीं थे। सिर्फ तुम जिस तरह से अब अपनी आजादी से जियोगे, वही असली तुम हो। मैंने साफ शब्दों में कह दिया, कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं मानूंगा कि वे 6 साल मेरे थे। मैं इतना दिमाग से पैदल कभी नहीं हो सकता। वैसे यह बताओ कि तुम्हारी खास एबिलिटी यानी तुम्हारी पावर क्या है? सिस्टम ने गर्व से कहा, मेरी पावर यह है कि मैं समय को 3 बार रिवाइंड कर सकता हूं, यानी वक्त को पीछे ले जा सकता हूं। मैंने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की है? मुझे अभी 6 साल पीछे ले चलो और हम इस मिशन को नए सिरे से शुरू करते हैं। सिस्टम ने हाथ खड़े करते हुए कहा, नहीं होस्ट, टाइम रिवाइंड सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय पहले के लिए ही मुमकिन है। हम 6 साल पीछे नहीं जा सकते। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी के लिए इस स्किल को अपने पास रख लेता हूं। ये बताओ कि इस मेन क्वेस्ट को पूरा करने पर क्या इनाम मिलेंगे? और अगर यह मेन क्वेस्ट है तो इसका मतलब कुछ साइड क्वेस्ट भी होंगे। सिस्टम ने कहा, हाँ होस्ट, मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक ब्लाइंड बॉक्स है, यानी तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। और साइड क्वेस्ट तुम्हारे सामने आने वाले किरदारों के आधार पर रैंडमली मिलेंगे। तुम उन्हें करना या न करना खुद चुन सकते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जहां हमारा हीरो अपने दिमाग में सिस्टम से बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जे ग्रुप ने वो बड़ी बिजनेस डील जीत ली थी। इस जीत से जे याकियान ने मार्केट के सारे कंपटीशन को खत्म कर दिया था।
लेकिन इस जीत का मतलब था किसी और की बर्बादी। जिस रात इस बिजनेस डील के रिजल्ट आए, उस रात धोखेबाज लड़की युआन तियान को अपनी करारी हार का पता चला। वह सदमे में आ गई। उसने खुद को युआन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अपने आलीशान ऑफिस में बंद कर लिया। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा था और वह बिल्कुल अकेली थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर ठंडे अक्षरों में लिखा वो रिजल्ट उसकी आंखों में किसी सुई की तरह चुभ रहा था। वह धीरे से उठी और ऑफिस की बड़ी कांच वाली खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शंघाई शहर का रात का बेहद खूबसूरत नजारा दिख रहा था। लेकिन यह पूरा बिजनेस एम्पायर, जिसे वह सोचती था कि वह अब कंट्रोल करने वाली है, आज उसकी नाकाबिलियत का मजाक उड़ा रहा था। गुस्से और पागलपन में उसने ऑफिस की चीजों को बेतहाशा तोड़ना शुरू कर दिया। लैपटॉप, फाइलें और कीमती शो पीस जमीन पर बिखर गए। अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद वह उस कचरे के बीच हांफती हुई खड़ी रही। उसके लंबे बाल बिखर चुके थे और उसका माथा पसीने से गीला था। तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। फोन पर उसके मंगेतर की ई बाई का कॉल आ रहा था। उसने फोन का जवाब नहीं दिया। वह बस स्क्रीन पर चमकते हुए उस नाम को ठंडी और नफरत भरी आंखों से घूरने लगी। असल में सच यह था कि 3 महीने पहले इस सरकारी बोली को जीतने के लिए और की परिवार से पूरे 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए युआन तियान ने अपने मंगेतर की ये के साथ एक बहुत खतरनाक एग्रीमेंट साइन किया था। शर्त यह थी कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता तो कि परिवार को कंपनी के 15% शेयर मिलते। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो युआन तियान को अपने खुद के 8% ओरिजिनल शेयर गिरवी रखकर 3 साल के अंदर 20% के सालाना ब्याज के साथ पूरा पैसा चुकाना पड़ता। और आज वह प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता युआन फेंगताई से भी एक बहुत बड़ा वादा किया था। उसके पिता भले ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन वे एक बेहद सख्त इंसान थे जो सिर्फ काबिलियत को महत्व देते थे, पारिवारिक रिश्तों को नहीं। उनके पहले से ही कई बच्चे थे, जिनमें कई नाजायज बच्चे भी शामिल थे, जो कंपनी की गद्दी हथियाने के लिए तैयार बैठे थे। इस बार जे ग्रुप से मिली इस करारी हार ने युआन तियान की स्थिति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। वह रास्ते पर आ चुकी थी। अगली सुबह युआन तियान अपना अगला